Hello friends and dear students, welcome back to my YouTube channel Aradhya Krishna Nursing Academy. I hope you all were doing well. और अभी जो हम कर रहे हैं उसमें जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, तो उसकी जो है वो प्रेपरेशन मैं करवा रही हूँ। ठीक है, तो आपको जो है वो उसके लेक्चर्स देखने को मिलेंगे मेरे चैनल के ऊपर। और उसमें जो है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें जो है वो जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनका हर एक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन, सब्जेक्टिव नॉलेज है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। जो पिक्चर्स हैं वो आपको बताई जाएंगी, पिक्चर्स के थ्रू जो आपको चीज़ें क्लियर करवाई जाएंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के साथ जो है वो आपको हर एक चीज़ का जो है वो एक्सप्लेनेशन और प्रॉपर रीजनिंग के साथ जो है वो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। और इनके जितने भी प्रीवियस ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रही हूँ ये प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो आप जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं उन सबको आप सुन सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट वाइज भी जो है वो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। जो एमसीक्यूज़ जो हैं वो सब्जेक्ट वाइज भी आपको मिलेंगे। मेंटल हेल्थ नर्सिंग के, कम्युनिटी के, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के जो है वो सब्जेक्ट वाइज भी जो है वो आपको कॉन्टेंट जो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो जितना भी जो ये क्वेश्चन हैं ये ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए राधा कृष्ण नर्सिंग अकेडमी, और आप वहाँ पर जाके जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं, जो भी टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं उन सबको आप जो है वो सुन सकते हैं। ठीक है, तो यही जो है वो हमारे क्वेश्चन की सीरीज़ है, इसी को ही है जो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को जो है वो लास्ट तक कंप्लीट सुने फॉर गेटिंग द कंप्लीट नॉलेज रिगार्डिंग द टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए। तो क्वेश्चन देखिए, वेजाइनल कैनाल नॉर्मली हैज़, जो वेजाइना है, फीमेल का जो वेजाइना है उसमें जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, वो किस तरह का एनवायरनमेंट होता है? एन एसिडिक एनवायरनमेंट, एन अल्कलाइन एनवायरनमेंट, अ न्यूट्रल एंड एन एनवायरनमेंट डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन। तो किस टाइप का जो है वो एक एनवायरनमेंट होता है वेजाइनल कैनाल का? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज़ द एसिडिक एनवायरनमेंट। ठीक है, तो किस टाइप का एनवायरनमेंट होता है? एसिडिक एनवायरनमेंट। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ यहाँ पर। ठीक है, जो नॉर्मल वेजाइना होता है उसका जो पीएच लेवल जो होता है, हमारे जैसे मैंने कहा कि एसिडिक होता है, तो वो कितना होगा हमारे पास 3.8 टू 4.2। बट वो वेरी करता है किसी फीमेल की एज और उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर कोई जो फीमेल है वो अपना रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, दैट मीन्स कि 15 टू 49 जो एज ग्रुप के बीच में है, तो उसका एक हेल्दी वेजाइनल का जो पीएच होगा वो नियर अबाउट जो है वो 4.5 के इक्वल या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, जो नॉर्मल होता है उसके लिए। ठीक है, और जो एक हेल्दी वेजाइना का जो पीएच होता है नियर अबाउट जो है वो 4.5 होता है बिफोर मेंस्ट्रुएशन एंड आफ्टर मेनोपॉज, वो एक हेल्दी होगा उस टाइम पर। और अगर पीएच होगा लेस देन 7 तो हम उसको क्या करते हैं? एसिडिक कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और 7 जो वो हमारे पास न्यूट्रल होता है, अगर 7 से ज़्यादा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? बेसिक मीन्स एल्केलाइन हो जाता है। ठीक है, हेल्दी जो वेजाइना जो पीएच है वो एसिडिक ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी अनहेल्दी जो बैक्टीरिया हैं, ईस्ट है, ठीक है, तो अगर वो एसिडिक नहीं होगा तो वो एकदम से मल्टीप्लाई कर जाएंगे। ठीक है, फीमेल की बॉडी में एकदम से मल्टीप्लाई कर जाएंगे और उनको इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, इसीलिए जो वेजाइना का जो पीएच जो होना चाहिए दैट इज शुड बी जो है वो नियर अबाउट जो है वो 3.8 टू 4.2 तक होना चाहिए। ठीक है, अगर पीएच जो ग्रेटर देन 4.5 होता है मे इंडिकेट इन्फेक्शन सच एज बैक्टीरियल वेजिनाइटिस। ठीक है, ट्राइकोमोनल वेजिनाइटिस हो सकता है। ठीक है, और ऐसे फैक्टर्स जो कहीं ना कहीं अल्टर करते हैं वेजाइनल पीएच को, तो वो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? कोई वेजाइनल लुब्रिकेंट यूज़ किया है, ब्लड की प्रेजेंस है, यूरिन, प्रेगनेंसी के टाइम पर, प्री टर्म लेबर के टाइम पर, या प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स की वजह से भी जो है वो पीएच जो है वेजाइनल का वो वेरी कर सकता है। ठीक है, तो ये जो है वो आप यहाँ से कुछ एक पॉइंट्स में अपने शॉर्ट नोट बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन इज अबाउट। ठीक है, तो बोन्स की बात हो रही है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं एक ह्यूमन की बॉडी में? 206, 180 और 306 एंड 400। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल जो नंबर ऑफ जो बोन्स होती हैं वो होती हैं 206। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ह्यूमन बॉडी ग्लाइकोजन इज मेनली स्टोर्ड इन। ठीक है, तो ह्यूमन की बॉडी में जो ग्लाइकोजन होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है, कौन से ऑर्गन में स्टोर होता है, वो पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, थायराइड ग्लैंड, लीवर, किडनी एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है जो राइट आंसर है दैट इज द लीवर। लीवर में जो है वो ग्लाइकोजन स्टोर होता है। ठीक है, लीवर में जो है वो ग्लाइकोजन स्टोर होता है, दिस इज द लीवर। तो ये हमारे पास लीवर है, लीवर में जो है वो ग्लाइकोजन क्या है? स्टोर हुआ है। ठीक है,
ग्लाइकोजन क्या है, जब जो है वो ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे ये हमारे पास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारे पास जो है ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो इन सब को कंबाइन करके जो है वो एक साथ जो हम स्टोर करते हैं लीवर में, तो वो लीवर में किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, तो वो हमारे पास कौन सा हार्मोन होता है, इंसुलिन। कौन सा हार्मोन होता है, इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन इज द हार्मोन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द ग्लूकोज इनटू द ग्लाइकोजन, और वो स्टोर कर लेता है लीवर अपने पास। और ये कब होता है, जब हम नॉर्मली अपनी डाइट लेते हैं, रूटीन में जो भी लेते हैं, तो हमारी बॉडी में जितना अमाउंट ऑफ ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो उतना हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर लेती है फॉर अपना एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, अपनी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। जो रिमेनिंग होता है उसको जो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर देती है। फिर एट द टाइम ऑफ स्टारवेशन, ठीक है, या हमने कोई फास्टिंग किया हुआ है, उस टाइम पर क्या होता है, ये जो ग्लाइकोजन है, इसे जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट कम होता है, ठीक है, जब हमारी बॉडी में जो है ग्लूकोज का अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, तो उस टाइम पर जो है वो जो हमारा लीवर है वो क्या करता है, ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है, ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन, दैट इज नोन एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। मीन्स ग्लाइकोजन कि लाइसिस हुई, मीन्स ब्रेक डाउन हुआ ग्लाइकोजन का, और फिर क्या बन गया हमारे पास अगेन से ग्लूकोज, और हमारी बॉडी को क्या मिल गया, ग्लूकोज फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, जिसको एनर्जी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, तो वो मिल जाता है। सो ये हमारा एक पूरा प्रोसेस होता है जो हमारे पास लीवर में टेक प्लेस करता है, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जो है वो असेंशियल है, ठीक है। इसी के थ्रू जो हमारी बॉडी में हमारी बॉडी में जो है वो ग्लूकोज का जो अमाउंट है ब्लड में वो मेंटेन रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन ह्यूमन बॉडी पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर होता है, ब्रेन, नेक, किडनी एंड एब्डोमेन। तो कहाँ पर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन में, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है हमारे पास वेरियस जो ग्लैंड्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो पीनियल ग्लैंड ब्रेन में है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ये सब ब्रेन में है हमारे पास, ठीक है। और थायराइड ग्लैंड ये है, देन थाइमस, देन पैनक्रियास, ठीक है, किडनी है, और किडनी के ऊपर हमारे पास क्या है, एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है। देन गोनैड्स होते हैं, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज होती है। तो ये सभी क्या है हमारे पास, ग्लैंड्स हैं, ठीक है। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छे से करवाया था, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन्स मैंने वहाँ पे अच्छे से बता दिए हैं आपको, ठीक है। तो उनको आप अटेंड कर सकते हैं, सुन सकते हैं फॉर गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन। अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड जो था वो ब्रेन में हमारे पास है, तो इसके भी मैंने ये लोब्स हैं, ये भी मैंने बहुत अच्छे से पहले बताया हुआ आपको, ठीक है। तो इसके हमारे पास 2 लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। जो पोस्टीरियर लोब होता है वो 2 हार्मोन्स हमारे पास सिक्रीट करता है, दैट इज द ऑक्सीटोसिन एंड एंटीडायरेटिक हार्मोन, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग जो हार्मोन्स होते हैं वो एंटीरियर लोब जो है वो सिक्रीट करता है, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसके सिक्रीट करता है, ठीक है। एडेनोकॉर्टिकोस्ट्रोफिन जो हार्मोन सिक्रीट करता है, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। और फॉलिकोस्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये सब भी जो है वो हमारे पास एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से ही सिक्रीट होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन ह्यूमन। एक ह्यूमन की बॉडी में टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा कितने होते हैं, 7, 12, 33 एंड 28, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग जो आंसर हमारे पास है दैट इज़ द 33, ठीक है। 33 जो है वो हमारे पास क्या है, वर्टिब्रल जो है वो टोटल होते हैं। 7 जो है वो हमारे पास जो है वो सर्वाइकल हैं, 12 जो है वो थ्रेसिक हैं, और 33 जो है वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा हैं, ठीक है। ये अगर यहाँ 26 दिया होता तो 26 हमारे पास किस में होते हैं, एडल्ट में, और 33 किस में होते हैं, नॉर्मल ह्यूमन का है तो बस ये बच्चों में होते हैं हमारे पास 33। फिर जब ये कुछ एक फ्यूज़ हो जाते हैं तो इन एन एडल्ट जो 26 रिमेनिंग रह जाते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। ये हमारे पास एक कंप्लीट वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास सर्वाइकल जो वर्टिब्रा हमारे पास 7 होते हैं, देन थोरेसिक 12, ठीक है। देन लंबर 5 होते हैं जो फ्यूज़ होकर हमारे पास 1 बन जाता है, ठीक है। सॉरी, लंबर हमारे पास 5 ही हैं, और हमारे पास जो सैक्रम है वो हमारे पास 5 होते हैं जो 1 जो फ्यूज़ होके 1 बन जाता है, और जो हमारे पास जो ये 4 होते हैं कोकिक्स के लिए वो भी फ्यूज़ होके 1 बन जाता है, ठीक है। और ये दोनों ही क्या हैं, इमूवेबल हैं, ओके। तो ये हमारे पास पूरा जो है वो वर्टिब्रल कॉलम है। जैसे मैंने बताया कि अर्ली जो डेवलपमेंट होती है एक इंडिविजुअल की, ठीक है, तो चिल्ड्रन तक जो हमारे पास 33 रहेंगे, फिर वो फ्यूज़ होके इन एन एडल्ट जो 26 बन जाते हैं, क्योंकि जो ये 5 और 4 होते हैं, ये 5 का भी फ्यूज़ होके जो वो 1 बन जाता है, 4 का भी फ्यूज़ होके 1 बन जाता है। तो अगर आप इनको काउंट करेंगे तो इनका नंबर जो 26 बन जाता है, ठीक है। अगर 5 और 4 के साथ करेंगे तो 33 बनेगा। तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है और ऑप्शंस क्या दी गई हैं, ओके। आगे चलते हैं,
विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर द नर्स टू ऑब्टेन अ स्पूटम स्पेसिमेन फॉर कल्चर। ठीक है, तो अगर किसी का जो है जैसे यूजुअली जो ट्यूबरक्लोसिस के जो पेशेंट्स होते हैं या कोई और पेशेंट्स हैं, ठीक, जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उनका अगर हमें स्पूटम एग्जामिनेशन के लिए कल्चर के लिए जो उसका स्पेसिमेन लेना है, तो हमें किस टाइम पर लेना चाहिए? अर्ली इन द मॉर्निंग, आफ्टर द पेशेंट ईट्स लाइट ब्रेकफास्ट, आफ्टर इरोजल एंड नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये कब लेना चाहिए? हमें अर्ली इन द मॉर्निंग में लेना चाहिए। ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग हमें जो है वो स्पेसिमेन पेशेंट का लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ओवरनाइट से जो है एक जो है वो अकोमोडेट होके रहता है जो सिक्रीशन है, और जो स्पूटम जो है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है मॉर्निंग में। ठीक है, और उसमें जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो हम ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर है, आप यहाँ से अच्छे से इनको नोट डाउन कर सकते हैं। पूरा प्रोसीजर आपका बन जाता है। ठीक है, हमें कब कलेक्ट करना चाहिए? जैसे पेशेंट उठता है, बिफोर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एनीथिंग, कुछ भी नहीं लेना है उसको। ठीक है, और पेशेंट को प्रिपेयर करने के लिए जो है वो हम उसको बोल सकते हैं कि अपना जो है वो माउथ वाटर से अपना माउथ को रिंस करने के बाद, और जो है वो माउथ वॉश और टूथपेस्ट वो सब नहीं करना है। ठीक है, सो इसमें क्या है हमारे पास, यू कैन ऑल्सो ट्राई टू ड्रिंकिंग मोर वाटर, नाइट में पी सकते हो आप। ठीक है, ताकि आपका जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो कफ और बलगम जो है वो अच्छे से उसकी बॉडी में जो होगा वो मॉर्निंग में अच्छे से पेशेंट को जब इसको हम कमांड देंगे तो वो एकदम से अपनी बॉडी से उसको रिमूव कर सकता है। ठीक है, कैसे कलेक्ट करेंगे? ठीक है, तो पेशेंट को बोलेंगे एक डीप ब्रीथ ले। जैसे वो डीप ब्रीथ लेंगे तो एटलीस्ट उसको 5 सेकंड के लिए होल्ड करके पेशेंट रखता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे स्लोली उसको ब्रीथ आउट करना है। ठीक है, देन उसके बाद जो है एक अनदर डीप ब्रीथ लेंगे, और फिर पेशेंट जो है वो कफ उसको जब आएगा, ठीक है, तो वो अपना कफ को लेगा और उसको स्पीट आउट कर देगा। ठीक है, जो भी उसको हमने कप दिया होगा उसमें नियर अबाउट 5 ml के अराउंड जो है वो हमें जो है वो पेशेंट का जो है वो स्पूटम कलेक्ट करना है। ठीक है, फिर हम उसको जो है वो लेंगे और कंटेनर में अच्छे से रख के फिर जो भी किसी को भी देना वहाँ दे सकते हैं। उसके ऊपर वो अपना जो टाइम और डेट है वो सब मेंशन कर देते हैं, और उसको जो है वो पेशेंट का जो है क्लिनिक तक जो है वो पेशेंट सैंपल को पहुँचा देते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सोल्यूशन इज यूज टू डिसइंफेक्ट द बेड लिनन ऑफ HIV पॉजिटिव पेशेंट? HIV पॉजिटिव पेशेंट का जो भी बेड लिनन है, अगर उसको डिसइंफेक्ट करना है तो हमें जो है वो इनमें से जो ऑप्शंस दी गई हैं हमारे पास सोल्यूशन की, वो कौन सा यूज़ करेंगे? डिटॉल, लाइजॉल, सेवलॉन या सोडियम हाइपोक्लोराइड? तो हम क्या यूज़ करेंगे? सोडियम हाइपोक्लोराइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन कैन बेस्ट प्रिवेंट द बेड सोर? ठीक है, तो बेड सोर को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी जो यहाँ पर इंटरवेंशन मेंशन की गई है वो बेस्ट रहेगी? ठीक है, तो ऑप्शंस हमारे पास हैं मसाज रेडेंट एरियाज विद लोशन और ऑयल्स। तो जो भी हमारे पास जो एरिया है जो रेड हुआ है, ठीक है, जहाँ पर बेड सोर होने वाला है, तो उसको अच्छे से मसाज करें या चेंज करें पोजीशन एवरी 1 आवर, और कोई स्पेशल वाटर मैट्रेस पेशेंट को दें, या कीप द स्किन ड्राई एंड क्लीन। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है बेस्ट इंटरवेंशन के लिए जो हमने बताना है दैट इज़ द चेंज द पोजीशन एवरी 1 आवर। ठीक है, तो एवरी 1 आवर की जो पेशेंट की पोजीशन चेंज करनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो स्टेजेस हैं बेड सोर की, स्टेज 1 है। यहाँ पर आप इस पिक्चर में, यहाँ पर जो है वो आप इस पिक्चर में देखिए, ये हमारे पास स्टेज 1 है। यहाँ पर रेडनेस दिखाई दे रही है ऊपर, ठीक है, आप देखो दिख रहा होगा रेडनेस है। ठीक है, देन यहाँ पर ब्लिस्टर की फॉर्मेशन हो चुकी है, और यहाँ पर स्किन को डैमेज कर दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद जो है वो टिश्यू का लॉस हो चुका है और लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन की कंडीशन बन सकती है। तो हमें क्या करना है, पेशेंट की जो बॉडी जो एरियाज़ हैं, जो प्रेशर पॉइंट्स हैं, उनको जो है वो प्रेशर से रिलीव करने के लिए जो है वो नियर अबाउट 1 आवर के आसपास जो है वो पेशेंट का पोजीशन को चेंज करना है विद 1 आवर के टाइम गैप के ऊपर। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉलिक कैथेटर इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? कब हम जो है वो फॉलिक कैथेटर का यूज़ करेंगे? एन्यूरेसिस के टाइम पर, यूरिनरी रिटेंशन के टाइम पर, इनकॉन्टिनेंस है या एन्यूरिया है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो राइट आंसर हमारे पास क्या बनेगा? यूरिनरी रिटेंशन। ठीक है, क्योंकि एन्यूरेसिस तो वैसे तो हम बेड वेटिंग इसमें बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा है जिसको पहले से बहुत अच्छे से यूरिन पास करता था, बट अब ड्यू टू सम रीजंस जो है वो आफ्टर 5 ईयर्स भी अगर वो बेड वेट करे वो एन्यूरेसिस में आता है। ठीक है, इनकॉन्टिनेंस जो है वो हो जाती है इन सम रीजंस, तो वो भी नहीं है कि कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। एन्यूरिया जो है वो यहाँ पर जो है वो यूरिन का जो आउटपुट है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, नियर अबाउट लेस देन 100 to 200 से भी कम हो जाता है जब अगर, तो उसे हम एन्यूरिया कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाता है। बट यहाँ पर है कि कैथेटर का यूज़ हम कब कर रहे हैं, दैट इज़ द यूरिनरी रिटेंशन, और यूरिनरी रिटेंशन जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। यूरिनरी रिटेंशन जो है वो कुछ केसेस में आपको देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर ये तो यहाँ पर नॉर्मल प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है,
ठीक है। बट अगर किसी का ये एनलार्ज हो जाता है, जैसे ही ये एनलार्ज होगा तो वो एक प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करते हैं आपके यूरेथ्रा के ऊपर, और जो यूरेथ्रा की जो नॉर्मल ओपनिंग थी, जो इसका जो वाइडन जो एरिया था वो यहाँ पर कम हो जाता है, नैरोइंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो यूरिन प्रॉपर फ्लो से जो है वो आगे पास ऑन नहीं हो पाता और यहाँ पर जो है वो वैसे ही बैक हो रहा है, ठीक है। सो ये यहाँ पर एक जो यूरिनरी रिटेंशन हो रही है और एक रिस्ट्रिक्टेड फ्लो हो चुका है, इसलिए जो है वो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कैथेटर को जो है वो हमें डालना पड़ता है पेशेंट को। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्यूमिगेशन ऑफ लेबोरेटरी इज़ डन टू किल, ठीक है। तो अगर हमें कहीं जो लेबोरेटरीज हैं वहाँ का अगर फ्यूमिगेशन कर रहे हैं तो वो क्यों करेंगे, ठीक है। टू किल द बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड रोडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, द राइट आंसर इज़ द रोडेंट्स, ठीक है। तो रोडेंट्स जो हैं उनको किल करने के लिए जो है वो हमें फ्यूमिगेशन यूज़ करते हैं बेसिकली इन द लेबोरेटरीज, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन हेड इंजरी मैनिटोल इज गिवन टू, हेड इंजरी में जो है वो हम फ्लूइड देते हैं मैनिटोल, वो क्यों देते हैं, प्रिवेंट सीजर्स, डिक्रीज्ड आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, या हेडेक को ट्रीट करने के लिए। सो द राइट आंसर इज द टू डिक्रीज द इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है। तो हेड इंजरी में होता है और उसको कम करने के लिए जो है वो हमें मैनिटोल पेशेंट को देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय साइनोसिस, ठीक है। तो साइनोसिस का क्या मीनिंग है, येलोइश कलरेशन ऑफ स्किन, ब्लू कलरेशन ऑफ स्किन, इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट, या लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ साइनोसिस पूछा है, तो हम क्या, इसका राइट आंसर क्या है, ब्लू कलरेशन ऑफ द स्किन। बट ये भी हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, पेरिफेरल साइनोसिस एंड सेंट्रल साइनोसिस, ठीक है। तो अगर वैसे पूछा होता तो हम उसका आंसर उस तरीके से देते, बट यहाँ पर सिर्फ साइनोसिस पूछा है तो हम ब्लू कलरेशन ऑफ स्किन कहेंगे। होता क्या है हमारे पास जो पेरिफेरल और सेंट्रल साइनोसिस, मैं आपको बता देती हूँ। पेरिफेरल साइनोसिस में जो हमारे पेरिफ्रीज हैं, जैसे हैंड्स, फीट्स हो गए, ठीक है, तो इनकी जो है वो ब्लूइश कलरेशन आपको देखने को मिलेगा। सेंट्रल में जो होता है वो हमारे पास जो ब्लड का जो सेचुरेशन है वो कम हो जाता है, ठीक है, लो आर्टेरियल ब्लड सेचुरेशन यहाँ पर हो जाता है, ब्लड में जो है वो ऑक्सीजन का अमाउंट जो कम हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा लिप्स जो हैं, या हमारे अगर आप हमारा बक्कल कैविटी को ओपन करके देखेंगे तो लिप्स, हमारा टंग, वो सब भी जो है वो ब्लू हो जाता है, ठीक है। तो इटियोलॉजी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे निमोनिक दिया गया है, पेरिफेरल साइनोसिस के लिए कोल्ड और सेंट्रल साइनोसिस के लिए पाम्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए पेरिफेरल साइनोसिस की इटियोलॉजी क्या है, कोल्ड, ठंड की वजह से, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हो चुका है या शॉक, डिक्रीज्ड कार्डिक आउटपुट की वजह से पेरिफेरल साइनोसिस हो जाती है, और सेंट्रल के लिए पॉलीसाइथेमिया, एल्टीट्यूड की प्रॉब्लम है, लंग डिजीज हो गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों की वजह से जो है वो सेंट्रल साइनोसिस देखने को मिलता है। आगे चलिए, कंसंट्रेशन ऑफ जाइलोकेन विच इज़ यूज्ड फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया, ठीक है। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए जो वो हम जाइलोकेन का यूज़ करते हैं उसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है, 5%, 10%, 2% एंड 1%। सो द राइट आंसर इज़ द 5% जो है वो हम इसकी कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं फॉर द स्पाइनल एनेस्थीसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ अनेमिया इंक्लूड एक्सेप्ट, ठीक है। तो अनेमिया के केस में जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो है वो यहाँ पर दी गई हैं, कोई एक है जो वो नहीं होती है, वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। एक्सेप्ट पूछा गया है तो जो नहीं होगी वो हमें बताना है। तो एनीमिया में क्या होता है, ऑप्शंस देख लीजिए, लो एचबी लेवल, फटीग, हाइपर एक्टिविटी एंड लेजिट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एचबी लेवल तो लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमें फटीग भी फील होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जो लेजिट्यूड है मीन्स बिल्कुल ना के बराबर उसमें एनर्जी, और मतलब वो बेड पे ही लेटा हुआ है, इस तरीके से जो होता है, ठीक है। तो ये है, बट यहाँ पर क्या है, ये सब तो होते हैं एनीमिया के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, बट क्या नहीं होता है, हाइपर एक्टिविटी, ठीक है। तो इंडिविजुअल जो है वो हाइपर एक्टिव नहीं होता है, ठीक है, कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, कंटिन्यूसली उसकी बॉडी मोशन में है, वैसा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये यहाँ पर कॉजेज आप देख लीजिए, एनीमिया के कॉजेज क्या क्या हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे जेनेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीमिया, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की वजह से, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, कैंसर कॉजिंग एनीमिया भी होते हैं, ठीक है, या इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है, स्प्लीन और उसमें। तो ये जो है वो अनीमिया का, अगर आपको कंप्लीट लेक्चर सुनना है तो ये भी मेरे चैनल पर जो है वो कंप्लीट आपको इसका लेक्चर मिलेगा, तो वो आप वहाँ पर अच्छे से सुन सकते हैं इन डिटेल, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रायोरिटी बेसिस मैनेजमेंट ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट इंक्लूड, ठीक है। तो एक अनकॉन्शियस पेशेंट है जिसके लिए प्रायोरिटी बेस पर जो मैनेजमेंट बनती है, वो यहाँ जो फॉलोइंग ऑप्शंस दी गई हैं इनमें से सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, आईवी थेरेपी, आईवी मैनिटोल,
क्लियरेंस ऑफ एयरवे एंड कार्डियक कंप्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी पे हमारे पास होता है दैट इज़ द एयरवे। ठीक है, तो एयरवे जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एयरवे क्लियर होना चाहिए, तभी जो है वो अपना उसका जो है वो ऑक्सीजनेशन का प्रॉपर मेंटेनेंस रहेगा बॉडी के अंदर। ठीक है, ब्लड में ऑक्सीजन जाएगी और जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन। ठीक है, तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम था वो कब स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो था वो कब स्टार्ट हुआ, ऑप्शन देखिए 1985, 1974, 1978 एंड 1995। सो द राइट आंसर इज द 1985। ठीक है, तो 1985 में जो था वो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट देखिए, BCG वैक्सीन इज गिवन एट। BCG वैक्सीन कब देते हैं, बर्थ 9 मंथ, 6 मंथ एंड 15 to 18 मंथ। तो BCG की जो वैक्सीनेशन होती है हमारे पास वो जो है वो एट बर्थ देते हैं। ठीक है, तो BCG का जो वैक्सीनेशन है वो कब होता है, एट बर्थ। ठीक है, तो इसको हम इंट्राडर्मल देते हैं। और बेसिलस कैलमेटिक गिवरेन जो है वो ये हमारे पास होता है इसमें, और ये ट्यूबरक्लोसिस की प्रिवेंशन के लिए हम देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो हाई रिस्क पर होते हैं, और इंट्राडर्मल इसको हम देंगे, और इसकी जो डोज वो हमारे पास होती है दैट इज़ 0.05 ml हम इसको देंगे। ठीक है, एट बर्थ। अगर उसके बाद देते हैं तो अप टू 1 मंथ के लिए हम 1 मंथ के अंदर हमें देना चाहिए। अगर तब भी नहीं देते हैं तो उसको 1 ईयर तक, और फिर उसके बाद नहीं तो फिर 5 to 6 ईयर पे इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो वो उसके बाद की जो डोज है वो हमारे पास 0.1 ml रहेगी। ठीक है, तो ये है, और इसको जो है वो हम लेफ़्ट आर्म में जो है, लेफ़्ट अपर आर्म में जो है वो हम इसको देंगे। स्पेसिफिक रीज़न कोई नहीं है, बट इसका जो है वो हमारे पास एक स्कार फॉर्मेशन हो जाती है, तो ये एक यूनिवर्सल एक आइडेंटिफिकेशन मार्क हो जाता है कि क्या किसी की इस BCG वैक्सीनेशन हुआ, तो वो चेक करने के लिए हम उसकी लेफ्ट आर्म पर वो स्कार देख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द BCG वैक्सीन। और ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। कैसी वैक्सीन है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर मिड डे मील प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड। कब जो था वो मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, 1953, 1961, 1975 एंड 1920। तो ये जो था वो 1961 में स्टार्ट किया गया था। बेसिकली जो था जो मेन रीज़न इसके पीछे था, एक तो नो डाउट न्यूट्रिशन इज़ द रीज़न, तो था कि सबका न्यूट्रिशन स्टेटस हमें मेंटेन करना है। ठीक है, बट जैसे मिड डे मील है, ठीक है, तो टारगेट जो था यहाँ पर वो चिल्ड्रन थे हमारे पास, प्राइमरी और मिडिल स्कूल एज के बच्चे थे, और बच्चे जो था वो स्कूल में नहीं आते थे। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हमारे पास जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उनका ये मानना था, जो हमारे पास जो वीकर सेक्शन के जो पॉपुलेशंस हैं, ठीक है, तो उनका ये होता है कि जो मतलब लेबर के लिए जो है वो हम अपने बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उनको वो लेबर पे लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर वो स्कूल आएंगे तो फिर कमाएंगे कैसे, तो वो उनका एक जो पेरेंट्स का वो एक मेन सोर्स उसमें आता था। तो उनका जो था वो स्कूल में जो एक रिटेंशन करने के लिए बच्चों का, उनकी अटेंडेंस जो था वो अच्छे से हो सके, तो भी इसको और ज़्यादा अच्छे से इसको बूस्ट किया गया, मिड डे मील जो सर्विस थी। ठीक है, यूनिवर्सली, और इसका जो ताकि बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन भी फ्री, एजुकेशन तो फ्री था बट फ्री होने के बावजूद भी कोई नहीं भेजते हैं, तो इसलिए उनका क्या किया, उनका मील का भी वहीं पे इन्वॉल्वमेंट कर दी कि जो भी है इनको खाने के लिए भी यहीं दे देंगे। तो उससे क्या हुआ, उससे उनका न्यूट्रिशन स्टेटस भी इंप्रूव हो जाता है बच्चों का, और उनको प्राइमरी और मिडिल क्लास तक का जो एजुकेशन है वो भी अच्छे से मिल जाता है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इंसिडेंस। ठीक है, तो इंसिडेंस से क्या मीनिंग है हमारे पास, न्यू केसेस ऑफ एनी डिजीज, ओल्ड केसेस ऑफ एनी डिजीज, टोटल केसेस ऑफ एनी डिजीज एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इंसिडेंस में हमारे पास क्या आता है, न्यू केसेस ऑफ एनी डिजीज। ठीक है, और प्रेवलेंस में हमारे पास क्या आता है, टोटल केसेस, जो भी टोटल केसेस होंगे न्यू प्लस ओल्ड वो सारे के सारे जो प्रेवलेंस में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फलाइंग विच इज़ द कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ कॉपर टी। ठीक है, तो कॉपर टी जो है वो हमारे पास क्या है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में आता है। ठीक है, तो वो जो है उसका कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट पूछ रहे हैं, तो क्या है, पेन, ब्लीडिंग, परफोरेशन एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इसका जो है जो हमारे पास जो कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट है दैट इज़ द ब्लीडिंग। ठीक है, तो ये सुना भी होगा। ठीक है, कॉमन जो साइड इफेक्ट है दैट इज़ द ब्लीडिंग, इसमें हैवी ब्लीडिंग ब्लड फ्लो होता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, और इसका जो इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं ये भी हमारे पास जो 3 जनरेशन्स में इसको क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट जनरेशन में आता है। ठीक है, देन हमारे पास सेकंड जनरेशन में आएंगे और देन थर्ड जनरेशन।
ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन जो होते हैं वो नॉन मेडिकेटेड होते हैं, ठीक है। जो कॉपर जो होती है उसमें कोई ऐसे मेडिसिन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, पर इसमें जो वो लिपस लूप होती है इसको हम कॉपर नहीं कहते हैं, कॉपर से डिफरेंट होता है, कुछ स्नेक जैसी इसकी अपीयरेंस ऐसे 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 अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कुछ इस तरीके का होता है लिपस लूप, ठीक है। तो ये नॉन मेडिकेटेड होता है, उस ये फर्स्ट जनरेशन में आया, ठीक है। फिर टाइम चेंज हुआ, सिचुएशंस चेंज हुई, तो फिर नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जनरेशन में जब आए इंटीग्रेटेड कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस तो वो मेडिकेटेड फॉर्म में आए, और उनकी डिफरेंट ये यहाँ पर इनके नेम्स हैं, कॉपर टी, 380A, मल्टी लोडेड, ये इस तरीके से आए, ठीक है। नेक्स्ट जो था फिर यहाँ पर मेडिकेटेड थे, फिर क्या किया, फिर हार्मोनल कंटेनिंग आ गए, ठीक है। जिन पे जो है वो हमारे पास ये भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। लीवोनोर्जेस्ट्रल इंट्रायूटेराइन सिस्टम, ठीक है, या प्रोजेस्ट्रेट, ठीक है। तो ये होते हैं, और ये इनमें जो होता है जो थर्ड जनरेशन होता है ये बॉडी में जो कुछ हार्मोन्स सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से जब भी जो है वो स्पर्म्स आएंगे तो उनको किल कर देते, तो प्रेगनेंसी नहीं होने देते, ठीक है। तो ये इस तरीके से है, मीन्स टू अवॉइड और टू डिले द प्रेगनेंसी, डिले करने के लिए तो है ये हमारे भी, या प्रॉपर स्पेसिंग को मेंटेन करने के लिए जो है वो हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माय टुडेज लेक्चर, ठीक है। तो हमने आज इतना ही करना था। नेक्स्ट जो हमारे ये सीरीज़ है हम इसको कंटिन्यू करेंगे, आगे चल के भी जो है वो आपको इसमें और क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं अटेंड किया तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी, ठीक है, कि वो एक बार चैनल पर विजिट करें, और जो हमारे प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं, जो वीडियो मैंने अपलोड किया है रिगार्डिंग द RRB एग्ज़ाम की जो प्रेपरेशन की है वो भी आप सुने, और जो सब्जेक्ट वाइज जो यहाँ पर जो मैंने वीडियोज़ अपलोड किए हैं उनमें भी जो MCQs हैं उनको भी जो वो आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है।